नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा। हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विगत कक्षा के अंदर हमने अध्यापन कौशल से संबंधित पहला कौशल प्रस्तावना कौशल उस पर चर्चा कर ली है। उसके पश्चात अन्वेषण प्रदान जो प्रश्न कौशल है उसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम चर्चा करते हैं श्यामपट्ट कौशल, जो शिक्षण की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे को शिक्षण में दक्ष बनाने में अत्यंत उपयोगी है। बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल की। श्यामपट्ट कौशल में दक्षता प्राप्त करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? लेखन में दक्ष बनाना। लेखन कौशल में दक्षता या लेखन कौशल का विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो श्यामपट्ट कौशल का ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आगे हम बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल का अर्थ क्या है, उसकी हम सामान्य रूप से परिभाषा की बात करते हैं तो क्या है? श्यामपट्ट है जो श्यामपट्ट कौशल का क्या अर्थ है, जिसको अपन चर्चा करते हैं। श्यामपट्ट पाठ्य वस्तु, जो पढ़ाई जाने वाली वस्तु है, उस वस्तु के प्रस्तुतिकरण, पढ़ाई जाने वाली वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं जो हमारा शिक्षण है, जो हमारा शिक्षण कार्य है, उस शिक्षण को रोचक, उस शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की सहायता करता है। पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे किसी चित्र द्वारा रेखाचित्र, मानचित्र, चार्ट या पाठ का जो सारांश है, पाठ का सारांश आदि श्यामपट्ट पर बनाने या लिखने के माध्यम से जो छात्रों को हम सिखाना चाह रहे हैं वो सरलता से समझ में आ सकता है। लिखने के द्वारा पाठ्यांश सरलता से छात्रों को समझाया जा सकता है। जा सकता है। और भी
बहुत सारी है श्यामपट्ट कौशल की। देखो क्या है, अब इसमें ये मुख्य चीज़ें हैं कि श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग हम करते हैं तो क्या होता है, एक तो शिक्षण रुचिपूर्ण होगा, प्रभावपूर्ण होगा, और पाठ्य वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण हमारे द्वारा किया जाता है तो उसमें शिक्षक को सहायता मिलती है। आप किसी रेखा चित्र के माध्यम से, चित्र के द्वारा, मानचित्र के माध्यम से या कोई पाठ का जो सारांश है उसको श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो लिखने से क्या होगा, जो पाठ का अंश है जो हम छात्रों को समझाना चाहते हैं उसका ज्ञान छात्रों को बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये दो मुख्य विशेषताएं हैं जो श्यामपट्ट कौशल से संबंधित है। अब इसके श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख उद्देश्यों की यदि हम चर्चा करते हैं तो श्यामपट्ट कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, ध्यान रखना, लेखन कौशल का विकास या लेखन कौशल में दक्षता प्राप्त करना श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य है। हटा दो इसको। श्यामपट्ट कौशल के जो उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं जिनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। पहला है जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट के समुचित प्रयोग हेतु समुचित प्रयोग में शिक्षक द्वारा छात्रों को दक्ष बनाना, श्यामपट्ट लेखन कार्य में उसको प्रवीण बनाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है जो छात्र शिक्षक होता है, पीपल टीचर, जो छात्र शिक्षक होता है उस छात्र शिक्षक को श्यामपट्ट पर ध्यान केंद्रित करने में दक्ष बनाना। किनको? छात्रों को छात्र शिक्षक द्वारा। ये दूसरा मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा है शिक्षण जो कार्य है, शिक्षण कार्य में छात्रों की सक्रियता को बढ़ाना, छात्रों की सक्रियता बढ़ाना, शिक्षण को प्रभावपूर्ण एवं रुचिपूर्ण बनाना, प्रभावपूर्ण और रुचिपूर्ण बनाना। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे छात्रों में अनुशासन की भावना, अनुशासन की भावना विकसित करना, अनुशासन की भावना विकसित करना, अध्यापन कार्य में विविधता
स्थापित करना, अध्यापन कार्य में विभिन्नता बनाना आदि इसके जो श्यामपट्ट कौशल हैं उसके प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। अब है श्यामपट्ट कौशल में छात्रों को दक्ष बनाने हेतु कौन कौन सी सावधानियाँ अपेक्षित है, किन किन सावधानियों का हमारे को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। श्यामपट्ट कौशल की जो सावधानियां है, सावधानियां कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहली चीज़ है श्यामपट्ट पर जो लेखन का कार्य है, लेखन कार्य साफ और स्पष्ट होना चाहिए, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यही है। दूसरा है शुद्ध लेखन होना चाहिए, शुद्ध लेखन हो। श्यामपट्ट पर साफ और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए, शुद्ध लिखा हुआ होना चाहिए। लिखते समय छात्रों की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। लिखते समय 45 डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए। लिखते समय छात्रों की तरफ पीठ न हो। छात्रों को पीठ दिखा करके लिखने का कार्य नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति में आपको श्यामपट्ट पर खड़े होकर के लेखन कार्य करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि छात्रों को इस प्रकार से प्रतीत हो कि शिक्षक का ध्यान ब्लैक बोर्ड के साथ साथ छात्रों पर भी है। इससे अनुशासन की व्यवस्था कायम रहती है और छात्र का ध्यान पाठ्य वस्तु की तरफ अच्छा रहेगा। अर्थात छात्र पढ़ते समय किसी प्रकार की असावधानी महसूस नहीं करेंगे, कोई शैतानी वो नहीं करेंगे। दूसरा है कि श्यामपट्ट पर अशुद्धियाँ नहीं हो, शुद्ध लेखन की बात मैंने कह दी है। और दूसरा है मिटाने के लिए, श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने के लिए मार्जनी का प्रयोग हो। मिटाने हेतु किसका प्रयोग हो? मार्जनी, जिसको क्या बोलते हो? डस्टर का प्रयोग हो, डस्टर का प्रयोग हो। ये मुख्य सावधानी हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए। अर्थात जो श्यामपट्ट है वह श्यामपट्ट अध्यापक का दाहिना हाथ कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। श्यामपट्ट कौशल कहते हो कि ये दाहिना हाथ किसका है? अध्यापक का। श्यामपट्ट को अध्यापक का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। और आगे है कि जो अध्याय हैं उन अध्यायों का स्थिरीकरण होता है और श्यामपट्ट है वो सबसे सुगम दृश्य साधन है। श्यामपट्ट है जो सबसे सुगम दृश्य साधन है।
सबसे सुगम दृश्य साधन श्यामपट्ट को माना जाता है। ये हमारी मुख्य रूप से श्यामपट्ट कौशल में दक्ष बनने हेतु या छात्रों को बनाने हेतु इन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है। एक और मुख्य चीज़ है कि श्यामपट्ट को मार्जन करते समय अर्थात लिखे हुए को मिटाते समय हमें ऊपर से नीचे की ओर मिटाना चाहिए, न कि नीचे की पंक्ति से मिटाना शुरू करें। हम ऊपर से मिटाते हुए चलेंगे तो कक्षा में कई प्रकार के छात्र होते हैं। एक प्रतिभावानशाली बालक होता है, मंदबुद्धि बालक होता है, सामान्य श्रेणी का बालक होता है। अध्यापक को सबको साथ में लेकर के चलना होता है। कोई बालक है तीव्र गति से लेखन कार्य करता है, कोई बालक है बिल्कुल धीमी गति से लेखन कार्य करता है, कोई बालक है मंद गति से कार्य करता है। यदि हम ऊपर से मिटाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिभावानशाली बालक जरूर पूरा लिख चुका होगा, लेकिन जो सामान्य बालक है या मंद श्रेणी से लेखन कार्य करने वाला बालक है उसको लेखन कार्य में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा जो श्यामपट्ट कौशल है उससे संबंधित सावधानियाँ थी। अब है जो श्यामपट्ट कौशल के जो प्रमुख घटक हैं जिनकी हम बात करते हैं, प्रमुख तत्व हैं, वो तत्व कौन कौन से हैं। श्यामपट्ट कौशल के जो तत्व है, श्यामपट्ट कौशल के घटक कौन कौन से घटक हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला है अक्षर सीधे हो, स्पष्ट हो और समझने लायक हो, समझने योग्य हो। ये मुख्य घटक में पहला है। दूसरा है श्यामपट्ट लेखन कार्य में स्वच्छता हो। श्यामपट्ट लेखन में स्वच्छता हो। श्यामपट्ट लेखन में स्वच्छता हो। अगला है शब्दों के बीच समान दूरी हो। शब्दों के बीच समान दूरी हो। शब्दों के बीच समान दूरी हो। एक पंक्ति में लेखन हो। एक पंक्ति में लेखन हो। शब्दों का आकार समान होना चाहिए। शब्दों का आकार समान हो। ये मुख्य जो सावधानियाँ भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं, घटक भी कह सकते हैं। अर्थात श्यामपट्ट कौशल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी वो ये हैं। और भी है कि जैसे मान लो कि श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता होनी चाहिए और क्रम से लिखना हो। श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता होना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन की प्रासंगिकता, लेखन की प्रासंगिकता कहने का तात्पर्य ये है कि आवश्यक तत्वों को ही श्यामपट्ट पर लिखें। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग श्यामपट्ट लेखन के समय नहीं करें। जैसे कोई कठिन शब्द हुआ, कोई काठिन्य निवारण कर रहे हो, कोई किसी पाठ का सार आप बता रहे हो, तो उस समय हम श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा कोई विशेष चीज़ें नहीं है, कोई विशेष मुख्य बिंदु का निर्देश करना हो तो रंगीन चौक का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जैसे कक्षा समाप्ति पर, कक्षा शिक्षण कार्य समाप्त होने पर हमें श्यामपट्ट को साफ करके जाना चाहिए। ये हमारा था जो तीसरा कौशल है, अध्यापन कौशल, श्यामपट्ट कौशल। आगे की हमारी जो क्लास होगी उसमें हम
जो चौथा कौशल है उस चौथे कौशल के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आइए अब प्रारंभ करते हैं। जो चौथा कौशल है प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रश्न और उत्तर अध्यापक के द्वारा प्रश्नों छात्रों के सम्मुख रखे जाते हैं। छात्र यथामति उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं और छात्र के द्वारा वास्तविक उत्तर तक पहुंचा जाता है, तो छात्रों को प्रश्न कौशल में दक्ष बनने में सहयोग प्राप्त होता है। प्रश्न कौशल से संबंधित जो मुख्य उद्देश्य हैं उस उद्देश्य की बात करते हैं। तो इसका क्या होगा? अभिव्यक्ति में दक्ष बनना। मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्ति, अर्थात हमारे विचारों को, हमारे भावों को अभिव्यक्त करने में हम समर्थ हो सकें। अभिव्यक्ति मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तर कौशल का, अर्थात भावों को प्रकट करने में दक्षता प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब प्रश्न कौशल से जो संबंधित जो सामान्य जानकारी है उनकी चर्चा करते हैं कि पहला है कि जो प्रश्न है वो विषय से संबंधित होनी चाहिए। विषय से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। जो पाठ्य वस्तु आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न सार्थक होना चाहिए। विषय के भावों को स्पष्ट करना चाहिए। विषयगत भावों को स्पष्ट करने वाले हो। जो विषय आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस विषय में जो निहित भाव है उस भाव को स्पष्ट करने वाले प्रश्न होना चाहिए। दूसरा है वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु हो। वांछित उद्देश्य पूर्ति आधारित प्रश्न हो। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन उद्देश्यों पर आधारित ही प्रश्न हमें पूछना चाहिए। जिससे क्या हो? आधारित होंगे जिससे क्या होगा? जिससे अपने भावों को अभिव्यक्त करने में, जिससे अभिव्यक्ति कौशल में छात्रों को दक्षता प्राप्त होगी, निपुणता प्राप्त होगी। दक्षता प्राप्त हो सके एक ही बात है। ठीक है, आगे हैं जो प्रश्नकरण की जो हमारी शैली है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रश्नकरण की शैली संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध एवं छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। छात्र स्तर के अनुसार होनी चाहिए। आगे है कि जैसे मान लो छात्र को जिस विषय का ज्ञान हमारे को कराना है
उस विषय से संबंधित संक्षिप्त प्रश्न होने चाहिए और क्रमबद्ध होने चाहिए और छात्र की स्तर के प्रश्न होने चाहिए। 6 क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास का प्रश्न पूछते हैं तो वो न तो उसके स्तर के अनुकूल है और न उसकी जो दक्षता है उसको हम कुशल बना पाएंगे और न जो हमारा वांछित उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो सकता है। अर्थात जैसे मान लो कि जो सामान्य प्रश्न होने चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न होने चाहिए। जैसे किम होना, जैसे मान लो किम, कथम, केन आदि का प्रयोग करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण की हम बात करते हैं कि दशरथस्य कति पुत्राः सन्ति, दशरथ के कितने पुत्र थे। रामस्य भार्या का, राम की पत्नी कौन थी। जैसे रामस्य पितुर्नाम किम या रामस्य पितुः क दशरथः, राम के पिता कौन थे। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो छोटे होने चाहिए और विषयगत होने चाहिए और पाठ्यवस्तु का जो केंद्रीय भाव है उस पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। जैसे हम हमारी पाठ्य योजनाओं की बात करते हैं तो जो गद्य की पाठ्य योजना है, हमारी गद्य की पाठ्य योजना है, गद्य की पाठ योजना, गद्य की पाठ्य योजना में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हैं विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। गद्य की पाठ्य योजना में जो सोच समझ करके उत्तर देने वाले जो प्रश्न होते हैं वो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पद्य की जो पाठ्य योजना है उसमें पद्य की पाठ्य योजना में पद्य की पाठ्य योजना में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, भाव विश्लेषणात्मक या सौंदर्यानुभूति प्रश्न, सौंदर्यानुभूति प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो नाटक की पाठ्य योजना है, नाटक की पाठ्य योजना में चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न, चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो हमारा मुख्य प्रश्नोत्तर कौशल की जो मुख्य बातें हैं वो मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि प्रश्नोत्तर कौशल का मुख्य उद्देश्य है अभिव्यक्ति, अर्थात हमारे भावों को प्रकट करने में दक्षता प्राप्त करना है। जो प्रश्न हो वो सार्थक होने चाहिए और विषय से संबंधित हो, विषयगत भावों को स्पष्ट करने वाले हो और उद्देश्य की पूर्ति पर आधारित हो, जिससे छात्र अभिव्यक्ति कौशल में दक्ष हो सके। प्रश्न करण की जो शैली है वो संक्षिप्तता पर आधारित हो और क्रमबद्ध एवं छात्र के स्तर के अनुसार हो। गद्य की पाठ्य योजना में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पद्य की पाठ्य योजना में भाव विश्लेषणात्मक या सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और नाटक की जो पाठ्य योजना है उसमें चरित्र चित्रण पर आधारित जो प्रश्न है वो पूछे। इससे क्या होगा, विषयगत यदि प्रश्नों का प्रश्नकरण होगा तो निश्चित रूप से जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य है, जो प्रश्न कौशल में छात्रों को दक्ष बनाने का हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से हमारे को दक्षता प्राप्त होगी। ये हमारा था जो अध्यापन का चौथा कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न। अब हम अगला जो 5वां कौशल है प्रवाह कौशल, हमारे शिक्षण की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए जिस कौशल का प्रयोग होता है वो है प्रवाह कौशल प्रश्न। ये चौथा कौशल था। आगे हम 5वें कौशल की चर्चा करते हैं। पांचवा कौशल है
प्रवाह कौशल प्रश्न, प्रवाह कौशल प्रश्न। इसका मुख्य उद्देश्य है निरंतरियम, निरंतरियम अर्थात निरंतरता, निरंतरियम प्रवाह कौशल का मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या होता है, अध्यापक छात्रों को प्रश्नों के लिए प्रोत्साहित करता है, अर्थात प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने का कार्य अध्यापक करता है। इसमें क्या है, प्रश्नों द्वारा छात्रों को प्रोत्साहन, प्रश्नों द्वारा छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसे पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है, इसे पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है। पुनर्बलन छात्रों को इसके अंतर्गत दिया जाता है। यह जो पुनर्बलन है वो मौखिक रूप से भी हो सकता है और अमौखिक रूप से भी हो सकता है, अर्थात मौखिक, अमौखिक या फिर नकारात्मक भी हो सकता है। यह जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन मौखिक, अमौखिक, नकारात्मक या सकारात्मक भी हो सकता है। किसी प्रकार का पुनर्बलन हो सकता है छात्रों की स्थिति और कक्षागत जो शिक्षण की स्थिति है उसके अनुसार अध्यापक यथामति छात्र को पुनर्बलन देने का कार्य करता है, अर्थात छात्रों को विषयगत भावों को आत्मसात कराने हेतु तथा तत्व ज्ञान की जानकारी देने हेतु, है ना, प्रश्न करता है। विषयगत भावों को हृदयंगम तथा तत्वज्ञान हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जो केंद्रीय भाव है हमारे द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का, उस केंद्रीय भावों को हृदयंगम करने हेतु तथा उस पाठ्य वस्तु का से संबंधित जो तत्व ज्ञान है उनकी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इस प्रकार के जो प्रवाह कौशल प्रश्न है निरंतरता पर जो आधारित हैं वो उच्च कक्षा के लिए छात्रों के लिए होते हैं। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, अर्थात उच्च स्तरीय कक्षा हेतु इन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से संपूर्णता संपादित की जाती है। इनके माध्यम से पाठ की जो संपूर्णता है वो संपादित की जाती है। पाठ की संपूर्णता संपादित की जाती है और
ये जो प्रश्न हैं वो पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं और ये विशिष्ट प्रश्न होते हैं। पाठ की समाप्ति उपरांत प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ की समाप्ति उपरांत प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न विशिष्ट प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न विशिष्ट प्रश्न होते हैं। ये अध्यापन के 5 कौशल थे जिनके ऊपर हमने चर्चा करी है। आगे हमारा जो शिक्षण विधियों का जो पाठ है उसमें मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण का एक पाठ बचा हुआ है। समय मिलता है तो हम उस पर निश्चित रूप से अगली जो हमारी कक्षा होती है तो उस पर चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न पत्र भी आपको कराना है जिसमें मुख्य जो प्रश्न शिक्षण विधियों पर आधारित हैं, जो मेरे द्वारा अनुभूत हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।